इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जैसे पहला है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है रियल एस्टेट, चौथा है कमोडिटी या बुलियन। इसके अलावा भी बहुत होगा लेकिन प्राइमरीली हम लोग ये चार पे फोकस करेंगे। तो पहले जैसे मैंने बताया फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब जो बैंक में एफडी होते हैं या जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, अगर मैं उसमें से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ तो वो होता है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। यानी अगर अपने बैंक में कोई एफडी खुलाया और उसमें आपने 1 लाख रुपया डाला, तो बैंक आपको आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट देगा, वो एफडी का रिटर्न के हिसाब से। अगर मैं 2025 का बात करूं तो मान लेते हैं 5 to 7 या समटाइम्स 7.5% भी मिलता है एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बैंक टू बैंक वेरी करता है और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं 5 to 7%। तो अगर आप एफडी में डालते हो तो आपको साल का 5 to 7% मिलता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड में भी डालते हो तो आपको उसी 5 to 7 के आसपास का मिलता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपया डालते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको साल का कितना मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा 1 लाख 1 साल के बाद कुछ ज्यादा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा मैं दूसरा एक चीज चॉइस कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अभी क्या बाइंग एंड सेलिंग करते हैं? जमीन का बाइंग एंड सेल करते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गया, विला हो गया, साइट हो गया, ये सब चीज का हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और जब ये बाइंग एंड सेलिंग होता है तब हम लोग कुछ प्रॉफिट बनाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे दो टाइप का इनकम होता है रियल एस्टेट में। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आज आप कोई बिल्डिंग या कोई फ्लैट 50 लाख में खरीदते हो तो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आप उसको 60 या 70 लाख में बेच सकते हो। इसके अलावा आपको रेंटल इनकम भी मिलता है, आपको पर महीने का जो भी आता होगा। इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहला प्रॉब्लम यह है, इसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक होता है। अब लीगली डॉक्यूमेंट बनाओ तो वो प्रोसेस थोड़ा डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। और दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें कोई मैट्रिक नहीं है जिससे आप मेजरमेंट कर पाओ कि आपको कितना रिटर्न ईयरली मिल रहा है या मिल सकता है। क्योंकि बहुत लोग क्या कंसिडर करते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग 50 लाख में खरीदा था और 5 साल के बाद 60 लाख पे बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि रेंट से भी तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो उसको भी इंक्लूड करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें एक्सपेंसेस भी बहुत किया हुआ इस बिल्डिंग को मेंटेनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मैट्रिक नहीं है जिससे मैं मेजरमेंट कर पाऊँ कि इतना से इतना परसेंटेज हो रहा है। तो इसके लिए मैं रियल एस्टेट को अभी के लिए इग्नोर करूंगा। अभी के लिए जो मैंने फिक्स इनकम का हमने डिस्कस किया उसी को लेके हम लोग आगे के डिस्कशन बढ़ाएंगे। रियल एस्टेट को जस्ट हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा जो हम लोग बोले थे कमोडिटीज या बुलियंस में बोलता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, मतलब मान लेते हैं फिजिकल गोल्ड वगैरह हो गया, सिल्वर हो गया। इसके अलावा मैं डिजिटल गोल्ड पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने सुना होगा नाम ईटीएफ, जो कि आपको लगभग, अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात करें तो आपको 7 to 8% एनुअल रिटर्न मिल जाता है कमोडिटीज में। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपको कितना मिला था? 5 to 8%। रियल एस्टेट में हमने मेजरमेंट करने का कोई मैट्रिक नहीं मिला। कॉमोडिटीज यानी बुलियन में हमें मिला 5 to 8%। और इन तीनों के अलावा जो है वो है इक्विटीज मार्केट। इक्विटीज मार्केट में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इक्विटीज मार्केट यानी मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो कंपनियों का शेयर खरीदूंगा, उनका हिस्सा खरीदूंगा। अभी मैं ये हिस्सा कहाँ से खरीदूंगा? जहां पे वो कंपनी अपना लिस्ट करके रखते हैं, जैसे एनएससी बीएससी। ये सब चीज हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग समझेंगे आगे की हम लोग का वीडियो वगैरह में। सो एनएससी एंड बीएससी में जो भी कंपनी लिस्ट होगा वो कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने अकॉर्डिंग खरीद सकता हूँ। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे हिस्ट्रिकली, यहाँ पे अगर आप लास्ट 15 साल में देखोगे तो इक्विटीज में आपको लगभग 14 से 15 साल का सालाना रिटर्न मिलता है, 14 to 15% पर ईयर का। और लास्ट 15 ईयर से ये हो रहा है। कुछ कंपनी ने तो 20% तक का भी रिटर्न दिया है, सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। सीएजीआर आप समझते होंगे, 20% का रिटर्न। लेकिन इस टाइप का रिटर्न लेने के लिए आपको एक नॉलेज होना पड़ेगा, आपको चीजें को समझना पड़ेगा अच्छा से, आपको एक एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए इक्विटीज में रिटर्न तो है लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी बहुत है। क्योंकि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिटर्न तो ना मिले, वो पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कैपिटल लगाया वो कैपिटल भी आपका लॉस हो सकता है। तो ये चीज आपको देख के चलना पड़ेगा। तो चार चीज हमने डिस्कस किया: फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और इक्विटीज। और सबसे बढ़िया मुझे मिला इक्विटीज। यहाँ पे इतना सारा चीज है, मैं इन्वेस्ट करूँ तो करूँ कहाँ?
और कौन सी चीज मेरे लिए अच्छा है मुझे कैसे पता चलेगा? तो देखिए उसके लिए हमें 3 टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। पहला टर्मिनोलॉजी है एसेट एलोकेशन, दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और तीसरा है रिस्क एपेटाइट। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उसको इक्विटीज में थोड़ा, रियल एस्टेट में थोड़ा, गोल्ड में थोड़ा, एफडी में थोड़ा, ऐसे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हो गया एसेट एलोकेशन। क्या हुआ? एसेट एलोकेशन। अब थोड़ा थोड़ा करके हर जगह में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कहाँ पे करूं ये चीज कैसे समझ में आएगा? ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं बात करूं तो एज बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपना एसेट एलोकेशन कैसे बनाते हो। जैसे मान लेते हैं कोई 80 साल का है तो उसके लिए इक्विटीज मार्केट में अपना टोटल कैपिटल का 10 to 20% इन्वेस्ट करना सही होता है। अगर वो 60-70 ईयर्स का है तो उसको 10-20% ही इक्विटीज मार्केट में करना चाहिए। वहीं अगर कोई युवा है, यंग है, 25-30 ईयर्स का है तो इक्विटीज मार्केट में 70-80% का अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया एसेट एलोकेशन और बाकी का जो बचेगा 20-30% मैं अलग अलग जगह में डाल दूंगा। तो फैक्टर भी समझ गए। और मैं और एक टर्मिनोलॉजी बोला था पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने बोल दिया कि एक युवा 70% इक्विटी में डाल सकता है, इसका मतलब उसको एक ही स्टॉक खरीद के बैठ नहीं जाना। आपको उसमें अलग अलग स्टॉक चूज करने पड़ेंगे, वो आप एक्सपीरियंस के साथ गेन करते हो। और एक मैं बोला रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट जो टर्मिनोलॉजी में बोला था तीसरा, तो रिस्क एपिटाइट वही हुआ, एज का फैक्टर लेके आपको समझाया कि आपका उम्र के चलते आपको अपना रिस्क को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो अभी मुझे आइडिया आ गया इन्वेस्ट कहाँ करूं, ये सब चीज मुझे क्लियर हो गया। लेकिन कुछ चीज फिर भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा इन्वेस्टिंग करना से पहले। जैसे मुझे एक चीज ये मान के चलना पड़ेगा कि रिस्क और रिटर्न ये हैंड टू एक हाथ दो और एक हाथ लो जैसा चलता है। अब जितना ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हो उतना ज्यादा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे एफडी में एक तो आपने देखा कि इतना रिस्क नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे बोलूं, मान लेते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो आपका पैसे का वैल्यू कम कर देता है विद टाइम। रेट ऑफ इन्फ्लेशन है मान लेते हैं 6% और आपका एफडी रेट अगर 5% है तो आप लॉजिकली देखोगे तो हर साल आप 1% लॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। तो एफडी में भी रिस्क है थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो मैंने बोला कि रियल एस्टेट में मैंने दो प्रॉब्लम आपको बताया। पहला जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और कोई पर्टिकुलर मैट्रिक सिस्टम नहीं है मेजरमेंट के लिए। और कॉमोडिटी और बुलियन में प्रॉब्लम क्या मैंने बताया कि उसमें वेल्थ जनरेट करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि 8% के हिसाब से अगर आप ग्रो करते हो तो उतना वेल्थ जनरेट नहीं हो पाएगा। और स्टॉक मार्केट में भी को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे वेल्थ जनरेट हो जाएगा बहुत अच्छा खासा, लेकिन रिस्क इसके साथ साथ आता है, तो आपको वो रिस्क मिनिमाइज भी करना पड़ेगा।